जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में आप सभी बहुत अच्छे वाले अंदाज में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं कि बड़ी मेहनत, शिद्दत, ईमानदारी के साथ आप सभी सारी क्लासेस को लेते होंगे और फिर उनका बहुत अच्छे से रिवीजन करते होंगे। तो कैसे हैं आप सब? बताइए आप सभी के हालचाल। फिर आज हम शुरू करेंगे विद्युत शक्ति के पार्ट 3 को। तो विद्युत शक्ति में अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, मतलब 2 क्लास ले ली हैं। पहली क्लास में हमने इसकी थ्योरी को बड़े अच्छे से समझा था और दूसरी क्लास में वहीं हमने इसके न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करना सीखा। थ्योरी के क्वेश्चंस भी हमने उसमें सीखे कि किस तरह से घुमा घुमा कर क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज तीसरी क्लास में भी हम क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे कि उस टॉपिक से कैसे कैसे घुमाकर क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, आपने एक चीज़ तो अब तक फील कर ली होगी कि टॉपिक की थ्योरी समझने के बाद भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो थोड़े घुमाकर होते हैं, जिनको एक बार समझना तो पड़ता है, यानी सीधे सीधे वो क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। तो इस क्लास में मेरी यही कोशिश है कि न केवल थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ें, बल्कि उससे बनने वाले सभी तरह के सवालों को हम कंप्लीट कर लें, जिससे कि कोई भी कमी, कोई भी कसर कैसी भी रह ही ना जाए। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि मेरी क्लास के बाद तो आपको ना प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये कहूँगा नहीं आपको। आपको प्रैक्टिस फिर भी करनी चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम बेहतर बन सकें। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, सॉरी सर, मैंने कल आपसे बोला था कि शक्ति के फॉर्मूले नहीं पढ़ाए, लेकिन आपने पढ़ाए हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ कि मैं फॉर्मूले पढ़ाए बगैर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको करा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो, कल तक हमने जो क्वेश्चंस कर लिए थे, जहां तक मुझे याद है, विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। एक बार मुझे कोई लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप? मेरे हिसाब से हमने क्या यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? एक बार लास्ट क्वेश्चन अगर आप मुझे बताएं। आप मुझे एक बार लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, तो फिर हम थोड़ा सा और आगे के क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलो, तब तक आप इस क्वेश्चन को करो, किया हो या ना किया हो। वैसे मेरे हिसाब से हमने ये कर लिया था। हाँ, यहाँ तक कर लिया था जहाँ तक मुझे याद है। एक बार फिर से आप इसका उत्तर दे दीजिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, हमने शायद पिछले सवाल तक किए थे, है ना? ठीक है, पिछले सवाल तक हम लोगों ने कर लिया था, मतलब यहाँ तक किया था कि 10 ओम के 2 प्रतिरोध 10 ओम के साथ संयोजित हैं। चलो, अगला सवाल करो, फटाफट से इसका उत्तर बताइए। और देखो, लगभग सेम ही सवाल है। मैं तो बस इनको प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रहा हूँ कि 12 वोल्ट की बैटरी है, V बराबर आपको दे रखा है 12 वोल्ट, संयोजित एक बल्ब, 3 एम्पियर की धारा, धारा है आपकी 3 एम्पियर। तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? फिर से वही सवाल है। तो मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आएगा कि भैया पावर बराबर V गुणा आई। V का मान है 12 और I का मान है 3, तो 12 दिए हो जाएगा 36, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 36 और पावर की यूनिट होगी वॉट, तो 36 वॉट। अब तो सभी इन सवालों को करने लगे होंगे। शायद अब मुझे नहीं लगता कि P बराबर VI पर मुझे और कोई किसी तरह के क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है। आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं। एक बात हम सब करिए कि हाँ जी, अब पावर बराबर VI के क्वेश्चंस में हम इजीली कंफर्टेबल हैं। अब शायद हमें इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अब थोड़ा सा ना इससे बनने वाले थ्योरेटिकल सवालों को देखो, जो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ये सवाल जो हमने पढ़ा है उसी में से, बट थोड़ा सा घुमाकर है। 26 सितंबर 2022 को आया हुआ सवाल कहता है कि V वोल्ट, इसको वोल्ट कर लेना, V वोल्ट के विभवांतर के लिए हमें V दे रखा है। Q कुलाम का आवेश, Q कुलाम का आवेश T सेकंड तक प्रवाहित होने पर, T सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति यानी कि पावर आपसे पूछी है। अब देखो, वो चाहता है कि आप पावर का उत्तर करो, परंतु V, Q और T की टर्म में करो। पावर का उत्तर आप V, Q और T की टर्म में करो। अब भाई, मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद है पावर का, और वो है भैया पावर बराबर V गुणा आई। लेकिन असल में उसे आई तो चाहिए ही नहीं,
क्या वो आई की डिमांड कर रहा है? नहीं, वो तो कह रहा है कि क्यू और टी में लेकर आओ। तो सदियों पुरानी बात है हालांकि। क्या आपको एक सूत्र याद है कि आई बराबर क्यू बटे टी हुआ करता था? तो आई की जगह हम क्या रख देते थे? क्यू बटे टी। तो आपका ये उत्तर हो जाता था वी क्यू बटे टी। तो जरा देख लो कौन सा आंसर है यहाँ पर। पावर बराबर वी क्यू बटे टी, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा हमें ये देखना है कि क्या उसने पूछा है और क्या दिया है। तो जो हमें दिया है उसकी मदद से जो हमें आता है उसको चेंज कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल है कि हमें जो आता है उसको चेंज कर लेंगे जो वो पूछना चाहता है। फॉर्मूला ये भी ठीक है, फॉर्मूला ये भी ठीक है, लेकिन उसको ये पूछना है। क्लियर है सभी को? चलो, तो वी क्यू गुणा टी नहीं है, वी क्यू बटे टी है। ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर ऐसे सवाल पूछ लेगा। अगला सवाल देखिए, शक्ति, धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच गलत संबंध की पहचान करें। वो कह रहा है गलत संबंध बताओ। देखो, उसने क्या किया हुआ है, अब पावर के सारे फॉर्मूले लिख लो। एक होता है वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है आपका वी स्क्वायर बटे आर। अब देखो, क्या आई आर स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मूला है? नहीं। वी स्क्वायर बटे आर है? बिल्कुल है। आई स्क्वायर आर है? बिल्कुल है। वी गुणा आई है? बिल्कुल है। तो कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जो आई आर स्क्वायर हो। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अब देखो ना कि हमने थ्योरी कितनी सी पढ़ी है, बहुत थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी है, और उसी के दम पे परसों से लेके आज तक हम सवाल ही सवाल कर ले रहे हैं और सारे सवाल हमें समझ में आ रहे हैं और कुछ नया भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है। इसको कहते हैं कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनाना, कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर आप कितने भी क्वेश्चन कर लो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन, हालांकि देखो इससे बाहर जाएगा नहीं, वैसे इतने से ज़्यादा क्या बाहर जाएगा, बट कुछ बाहर भी जाएगा ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे भी बना दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, कल क्लास सारी की सारी चलेंगी। महाशिवरात्रि है बट क्लासेस सारी चलेंगी। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः पी वी आर द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच का सही संबंध कौन सा है? अब पी वी और आर के बीच में सही संबंध क्या होता है? तो भाई वो होता है पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो ये सूत्र ढूंढ लो, केवल वी स्क्वायर बटे आर। इसमें क्या गलती है? आर का स्क्वायर दे रखा है, इसमें बटा बटे नहीं लगाया है, और इसमें वी का स्क्वायर, इसमें भी बटे नहीं लगाया है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? हमारा डी। क्लियर? चलो, ये भी मुझे समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, एक न्यूमेरिकल सवाल। 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित वोल्टेज कितना दे रखा है? 12 वोल्ट किए जाने पर एक बल्ब 36 वॉट की शक्ति, पावर कितनी दे रखी है आपको? 36 वॉट की शक्ति आकर्षित करता है यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए। अब वो कह रहा है 12 वोल्ट से 36 वॉट है, अगर इसे 6 वोल्ट से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब बताओ इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? केवल ऐसा फॉर्मूला जिसमें मुझे, अब इस सवाल को ना बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कि मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। केवल मुझे पी और वी दे रखे हैं। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसमें केवल दो चीजें आती हों, पी और वी। अगर मैं सारे फॉर्मूले लिखूं भी, बड़े ध्यान से सुनना, तो मेरे पास पावर के ये फॉर्मूले हैं, या तो वी गुणा आई है, या वी स्क्वायर बटे आर है, या मेरे पास आई आर का स्क्वायर है। मतलब मुझे अगर पावर निकालनी है, मान लो मैं इस सूत्र को लगाऊंगा, जैसे देखो और अच्छे से लिखो, मैं आपको और बढ़िया तरह से समझाऊं कि मान लो हमारे पास भाई पावर के फॉर्मूले हैं, पावर बराबर वी गुणा आई, ठीक है। एक फॉर्मूला है पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर, एक फॉर्मूला है पावर बराबर आई आर का स्क्वायर। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं पावर निकालना चाहता हूँ, वी दिया है तो आई पता होना चाहिए था, बट आई तो दिया ही नहीं है।
अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो इस फॉर्मूले से निकालूं, पावर निकालनी है, v दिया है तो भाई r होना चाहिए था, बट r तो दिया ही नहीं है। यहाँ देखोगे, अगर मुझे v निकालना है, अच्छा यहाँ तो पावर है ही नहीं, तो इस फॉर्मूले को तो मैं लगा ही नहीं सकता। तो जरा बताओ एक बार की समस्या समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है मेरी। पहले क्या हुआ करता था, पहले मुझसे अगर पावर पूछता था तो v के साथ या तो i देता था या v के साथ r देता था, बट उसने अभी केवल मुझे v दिया हुआ है। उत्तर कैसे कर दे रहे हो यार तुम, उत्तर कहाँ से आ जाएगा, पहले तो मुझे ये बताओ। ये जुगाड़ मत लगाना कि 6 दूनी 12 है तो यहाँ 18 हो जाएगा, ये मैंने तो नहीं बताया तुम्हें। फिर ऐसी गलतियां मत करना कि तुम अपने हिसाब से ये कह रहे हो कि यहाँ अगर आधा कर दिया है तो यहाँ भी आधा कर दो। कोई नियम है इस बात का? कोई नियम नहीं है। केमिस्ट्री बाद में चलेगी इसके बाद। उत्तर मत लगाइए, पहले ये बताओ कि भैया मुझे समस्या समझ में आ गई। किसी भी चीज को निकालने के लिए, जैसे मुझे मान लो पावर निकालनी है, मैं इन दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगाऊंगा तो मुझे v के साथ i पता होना चाहिए या v के साथ r पता होना चाहिए। ना यहाँ पे मुझे i दिया है और ना ही मुझे r दिया है। पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, आप जो जल्दबाजी करते हो ना, आपको आता नहीं है, आपने ऐसा कोई सवाल नहीं किया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, बट आप अपने सूत्र लगा रहे हो, और आपके सूत्र क्या हैं कि इसको आधा कर दिया तो इसको आधा कर दिया, फिर गलती कर बैठते हो। सुनोगे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल को समझ लो भाई, समझ लो, फिर कहोगे समझ में नहीं आया। मैं समझा रहा हूँ, तुम वहां आधा करने में लगे हुए हो, ये मत किया करो। जब कोई चीज नई आए तो कॉपी पेन रख के तसल्ली से समझा करो। अगर मैं उसको इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ इस चीज पे, तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, और वो गलती आप करते हो। एक कह रहा है जी पहले आई निकाल लेंगे, तुम आई क्यों निकालोगे, मैं तो आर भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। दूसरा, पता है तुम क्या सोच सकते हो कि मैं यहाँ से आई निकालूंगा, उसका मान यहाँ पुट कर दूंगा। तुम एक बार फिर, एक लड़का कहेगा जी मैं आई क्यों निकालूं, मैं तो आर निकालूंगा, और तुम आई निकाल के इसका उत्तर निकालो, आर निकाल के इसका उत्तर निकालो, गलत आएगा, दोनों केस में अलग अलग उत्तर आ जाएगा। तुम गड़बड़ कर दोगे, तुम जो भी सोच रहे हो सभी संभावित तरीके तुम्हारे गलत हैं। अब सुनो, ऐसे सवालों को कैसे करना है, पहले आप ये पहचानो कि ये सवाल जो है ये आपका श्रेणी क्रम का है या संयोजन क्रम का है। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसमें दे ही नहीं रखा कि ना श्रेणी दे रखा ना समांतर दे रखा, ना मुझे सीरीज दे रखा ना मुझे पैरेलल दे रखा। तो देखो, एक अगर बल्ब लगे हुए हैं तो आप ये मानो कि बल्बों को ना अधिकतर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर झालर वालर की बात हो, केवल झालर जो है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बाकी चाहे आपके घर के कनेक्शन हो चाहे कहीं के भी कनेक्शन हो, वो समांतर क्रम में किए जाते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि अगर मुझे कहीं श्रेणी नहीं दिया हुआ है तो मैं इस सवाल को क्या मान लूंगा कि ये समांतर का सवाल है, ये पैरेलल का सवाल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल है। अब मुझे आप ये बताओ कि समांतर क्रम में कौन चीज समान रहती है, बताइए। समांतर क्रम में कौन सी चीज समान रहती है, धारा समान रहती है या फिर वोल्टेज समान रहता है, फटाफट से बताइए। नहीं नहीं, वॉइस बिल्कुल ठीक है, वॉइस बिल्कुल ओके है। समांतर क्रम में क्या समान रहता है, या चलो मुझे आप ये बता दो, समांतर क्रम में क्या समान रहता है। आप कहोगे भैया वोल्टेज समान रहता है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं, एक सेकंड रुकना, पावर बराबर, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, वी आई, और ये है वी स्क्वायर बटे आर। अब बड़े ध्यान से सुन के बताना, सोच के बताना, एक बात पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सोच के बताना कि अगर तुम वोल्टेज को बदल रहे हो तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो धारा है और एक प्रतिरोध है। तो अगर मैं वोल्टेज को बदलूंगा तो कौन सी चीज नहीं बदलेगी, धारा या प्रतिरोध। मेरा प्रश्न है कि अगर मैंने वोल्टेज को 12 से 6 कर दिया तो कौन सी चीज सेम रहेगी, धारा सेम रहेगी या प्रतिरोध सेम रहेगा, फटाफट से बताओ। अगर मैंने वोल्टेज को बदल दिया तो कौन सी चीज समान रहेगी, धारा सेम रहेगी या प्रतिरोध समान रहेगा, फटाफट बताओ। इस एक सवाल को मैं इसलिए ज़्यादा समय दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, और एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप कहोगे कि भैया जी अगर आप वोल्टेज को बदल रहे हो ना तो प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्रतिरोध अगर यहाँ भी आर है तो वो यहाँ पर भी आर रहेगा। तो देखो, आप वो फॉर्मूला लगाओगे जिसमें प्रतिरोध आ रहा होगा, मैं इस वाले फॉर्मूले को नहीं लगाऊंगा। समझ गए आप, मैंने इसमें इसमें से इसका चुनाव क्यों किया,
मैं उस चीज़ को अब देखो कुछ साथी कह रहे हैं कि लो धारा ही समान रहेगी, फिर तो ओम का नियम आपने फेल कर दिया और ओम भैया जो है ना वो किसी कोने में बैठे हुए रो रहे होंगे। अरे मेरे भैया, वोल्टेज को आधा करोगे धारा तो अपने आप ही आधी हो जाएगी। तो जो चीज़ बदल रही हो उसके वाला सूत्र हम नहीं लेंगे, जो चीज़ समान रहती हो उसका सूत्र हम लेंगे। ठीक है, तो मैं सूत्र लूंगा ये। अब आपको समझ में आया होगा मैंने इसकी जगह ये क्यों लिया है। और ऐसे सूत्रों में फिर आप क्या कर दोगे, आर को हटा दोगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते चले जाइए और सीधा सूत्र लगाओगे कि P1 बटे P2 बराबर V1 बटे V2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही करोगे जैसे मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। P1 P2 क्या है, ये आपकी P1 है, ये आपकी P2 है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। तो P1 बटे P2, P1 कितना है आपका 36, P2 मुझे निकालनी है, बराबर V1 बटे V2। V1 कितना है 12 और V2 कितना है 6, इसका कर दो स्क्वायर। तो 36/12 बराबर 12 की 12 में 2 बार गुणा और नीचे 6 की 6 में 2 बार गुणा। तो 6 से 2 बार और 6 से ये 2 बार, 2 से ये 18 बार, ठीक है, और 2 से ये 9 बार। तो P2 का, P2 कहाँ, ये P2 है, सॉरी, ये है आपका P2। तो P2 के अलावा क्या बचा 9, तो P2 का उत्तर आ गया 9। अब 9 एक भी बच्चे ने उत्तर नहीं किया था। जो अपने मन से उत्तर लगा रहे थे ना गलत सलत, कोई 4 लगा रहा था, कोई 6 लगा रहा था, किसी ने भी 9 उत्तर तो नहीं किया था। अब जिनको समझ में आ गया होगा बता दीजिए, नहीं समझ में आया हो तो बताइए। मैं फिर से एक बार बता दूंगा। सुनो, फिर से सुनो, एक बार पूरा सवाल शुरू से देखते हैं। हमसे कहता है कि देखो अगर वोल्टेज 12 वोल्ट है, ठीक है, तो प्रतिरोध तो पावर जो है वो 36 वॉट है। अगर वोल्टेज को 6 वोल्ट कर दिया जाए, वोल्टेज को 6 वोल्ट कर दिया जाए तो धारा कितनी हो जाएगी। अब देखो पावर और वी से संबंधित मेरे पास जो सूत्र हैं वो दो सूत्र हैं। एक तो ये है पावर बराबर वी गुणा आई, और एक सूत्र है पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर। पहली बात है मैं कौन सा चुनूं, तो मैं वो चुनूंगा, जैसे देखो पावर और वी की तो बात ही चल रही है, तो तीसरी चीज कौन है आई, यहाँ पावर वी की बात चल रही है, तीसरी चीज है आर। तो आप ये देखो कि वोल्टेज के चेंज होने पर कौन सी चीज चेंज नहीं होती है। तो जब हमने प्रतिरोध पढ़ा था, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के साथ चेंज नहीं होता है। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज हो जाएगा, परंतु रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो मैं उस सूत्र को लूंगा। अगर देखो वोल्टेज के साथ दोनों चीजें देखो, करंट तो चेंज हो रहा है तो करंट को मत लिखो, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, प्रतिरोध चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लूंगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लूंगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। और ये चेंज नहीं हो रहा है, ये एक जैसा है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं और यहां से फॉर्मूला बना देता हूं कि P1 बटे P2 बराबर V1 बटे V2 का होल स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला मैंने बना दिया। तो P1 बटे P2, अब 1 2 क्या है, इधर वालों को 1 मान लो, इधर वालों को 2 मान लो। ये 1 है, ये 2 है, ये वोल्टेज 1 है, ये वोल्टेज 2 है। देखो यहाँ के बाद ये कैसे लिखा, ये सीधा सीधा मैंने लिखा, आर अगर दोनों में समान है तो पहली बात तो मैं आर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा कि जिसमें वो चीज होगी जो समान रहेगी, क्योंकि आई तो दोनों में समान नहीं रहेगा। अगर वोल्टेज को देखो, अगर वोल्टेज आधा हुआ है ना तो आई भी आधा हो जाएगा। अगर यहाँ आई 10 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, तो मैं वो फॉर्मूला लूंगा कि जिसमें जो राशि समान रहेगी, आर समान रहेगी, आर वाला लूंगा। फिर मैं इसको हटा दूंगा और नया फॉर्मूला अपना ये बना लूंगा अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, कौन कह रहा है कि भाई धारा चेंज नहीं होती है, कौन कहता है कि धारा चेंज नहीं होती है। डेफिनेटली धारा चेंज होती है और करंट चेंज होता है। P1 बटे P2, अब P1 कितना है आपका 36 और P2 कितना है आपका निकालना है, बराबर V1 बटे V2, V1 कितना है 12 और V2 कितना है आपका 6, और इसका क्या कर दो स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो 36 बटे P2 बराबर 12 गुणा 12 बटे 6 गुणा 6, 6 से 2 बार, इससे ये 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 से 9 बार, तो P2 हो जाएगा 9 वॉट। अब बताओ क्लियर है सभी को। अगर आप देखो रटना चाहते हैं
हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी रट लें कि भाई मैं सीधा यहीं से शुरू करा था, आपको ये बवाल कराता ही नहीं, मैं सीधा यहाँ से शुरू करा था, लेकिन ये तरीका ही नहीं है। आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अगर मान लो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा सीधा सीधा, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, किसी और दूसरे सवाल को गलत कर रहे होगे। असली तरीका यही है इस सवाल को करने का, फिर आप किसी और चीज में गड़बड़ कर बैठोगे। अब अगर आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत समस्या है तो आप एक बात काम याद कर लेना, फिर आप याद करने वाली चीज करो। फिर आप सीधा सीधा याद रखो कि भैया अगर मुझे एक वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट, एक पावर दे रखी है, एक दूसरा वोल्टेज दे रखा है और दूसरी पावर पूछी है, तो मैं फिर आपको सीधा ही सवाल करा देता हूं। अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख लो कि दूसरी वाली जो पावर होगी, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, सीधा फॉर्मूला याद रख लो ये कि P1/P2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P1/P2 यानी कि 36/P2 मुझे निकालना है और V1/V2 12/6, और इसको स्क्वायर सॉल्व करके हमने निकाल ही लिया है कि P2 आपकी 9 वाट है। फिर आप सीधा याद रख लो। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको पावर दे रखी है इतनी, वोल्टेज इतना दे रखा, मतलब पावर और वोल्टेज देकर एक दूसरी पावर पूछी है, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। बोलो क्लियर है सभी को? ये बताइए, ये क्लियर है कि जी भैया मुझे इतनी बात समझ में आ रही है? चलो तो हम एक सीधा सीधा क्वेश्चन कर लेंगे कि अगर हमें दो वोल्टेज एक पावर देगा तो तीसरी पावर हम ऐसे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। चलो थैंक यू सभी का। अब भाई मैं अगर फिर से एक बार आपको लास्ट रिपीट कराऊं इस सवाल को, तो जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिनको ना नहीं समझ में आया मैं इतनी कहानी गढ़ूंगा ही नहीं। अगर मुझे दो वोल्टेज दे रखे होंगे, एक पावर दे रखी होगी, दूसरी पूछी होगी, तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा कि P1/P2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। लेकिन पता है दिक्कत क्या होगी इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से पढ़ना पसंद कर रहे हो, फिर आपको हर एक सवाल के साथ एक फॉर्मूला रटना पड़ेगा। ऐसा सवाल है तो ऐसा फॉर्मूला, जबकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप रटो मत, आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लो और उससे बनने वाले सारे सवाल आप अपने आप करते चले जाओ। अभी तक यही काम हमने किया है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर करिए क्या होगा। बताइए क्वेश्चन का ठीक आंसर क्या होगा। भाई कमेंट पढ़ना देखो इम्पॉसिबल है। अगर देखें 5,000 बच्चे लाइव हैं और मैं अगर एक का भी कमेंट पढ़ूंगा 1 सेकंड में, तो मान लो कि 5,000 सेकंड चाहिए मुझे सभी का कमेंट पढ़ने के लिए। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कमेंट पढ़ना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और उसके लिए आपको नाराज़गी क्यों जतानी है? चीज़ें समझ आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं दोनों तरह से चलूंगा, कॉन्सेप्ट से भी, डायरेक्ट याद रखने वाले तरीके से भी, आपको जो अच्छा लगे उससे चलते रहिएगा। तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की दर, दर का मतलब क्या है? दर का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को हमने समय से भाग कर दिया। और बताइए एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये होती है आपकी विद्युत शक्ति, यही तो होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऊर्जा की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की दर को हम लोगों ने कह दिया शक्ति यानी कि पावर। आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, पी वी आर और आई के बीच निम्न में से सही संबंध क्या है? तो फिर से उसी क्वेश्चन को बार बार घुमा के कह रहा है। पी वी आई और आर, तो मेरे हिसाब से तीन फॉर्मूले हैं, उन्हें लिख लिया करो। वी आई वी स्क्वायर बाई आर और आई आर का स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अब बताओ कौन सा संबंध सही है? मेरे हिसाब से तो ये संबंध सही है, क्योंकि देखो वी आई और आर तो तीनों किसी एक फॉर्मूले में एक साथ मिल ही नहीं सकते कि वी आई और आर तीनों एक साथ मिल जाएं। इसमें वी आई आर वी आई आर वी आई आर तीनों तो एक साथ कभी भी हमें नहीं मिलेंगे, कोई दो मिलेंगे, वी आई और आर में से कोई दो। समझ गए सर? मज़ा आ गया? आज से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई ये तो ज़रूर आप करिए।
कि चीज़ों को ना बिल्कुल पीछे से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। आसान सा सवाल था। चलो एक अच्छा सवाल देखिए। ये अच्छा सवाल है, 15 सितंबर 2022, और सवाल कहता है कि 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों, प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम, द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति। ये कहता है कि देखो बैटरी है 3 वोल्ट, 2 बल्ब हैं जिनमें से हर एक का प्रतिरोध 5 ओम है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होगा। डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको बेहतर समझ आए इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये 2 बल्ब हैं, हर एक का प्रतिरोध 5 ओम है और बैटरी जो लगी है वो 3 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है। अब ये कहता है पूरी पावर कितनी होगी। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ, अगर मुझे V दिया है, R दिया है, तो भाई मैं पावर का फॉर्मूला लगाऊंगा V²/R। लेकिन अब बात यह है कि क्या मैं R की वैल्यू 5 रख दूंगा? नहीं। अब वो कहता है कि भाई 2 बल्बों के द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति, यानी कि दोनों बल्ब कितनी शक्ति उपभुक्त कर रहे हैं। तो दोनों बल्बों का संयुक्त प्रतिरोध निकालना पड़ेगा आपको। ये अलग अलग दे रखा है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा कंबाइन। और सीरीज में देखो, कभी भी जब ये फॉर्मूला लगाओ ना, तो अब वो पावर पूछ रहा है कि बैटरी से टोटल पावर कितनी निकलेगी। किसी एक के लिए नहीं पूछ रहा है, वो तो पूरे परिपथ के लिए पूछ रहा है। तो आप कहोगे टोटल टोटल वोल्टेज कितना है और टोटल ये कितना है। टोटल का मतलब इक्विवेलेंट होता है, हमने कई बार पीछे पढ़ा है। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 + R2, 5 + 5, तो ये हो जाएगा 10 ओम। वोल्टेज कितना है? 3, 3 × 3, और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10। तो 9/10 कितना हो जाएगा? 0.9। सॉल्व कर लेना, इतने वॉट। 9/10 का भाग करोगे 0.9 आ जाएगा। इस बात को तो सभी शायद जानते होंगे। रिमोट दिखाना। ठीक है, तो सभी को समझ आया। बहुत अच्छा उत्तर है आपका सी। अब देखो ना, एक कि एक सेल्फ ना कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, एक खुद का अपना आत्मविश्वास भी बनता है जब हम चीज़ों को करते हैं। तो ये सवाल डायरेक्ट तो नहीं है, थोड़े से घुमाकर हैं, बट हो उसी में से जाएंगे जितना हमने अब तक पढ़ा है, आराम से कर लेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का एक ही लय में उत्तर है सी। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखिए। ये 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? तो देखो, 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा का मतलब है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो याद रखना, इस राशि के नीचे सेकंड का भाग लगा देना। विद्युत ऊर्जा के नीचे या जो भी राशि यहां दी हुई हो ना, सेकंड में अगर पूछ रहा हो तो उसके नीचे समय का भाग लगा देना। बस इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। यानी कि एनर्जी के नीचे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नीचे आप टाइम का डिवाइड लगा देना। अब मुझे बताओ क्या क्वांटिटी बनेगी, क्या राशि बनेगी? हाँ जी। तो आपका उत्तर है कि शक्ति बनेगी। अगर हम ऊर्जा में समय का भाग लगा देते हैं तो ये क्या बन जाती है? पावर बनती है हमेशा। कुछ साथी कार्य क्यों कर रहे हैं? देखो, समय का, कार्य का मतलब समय से थोड़े ना होता है। याद रखना, ऊर्जा और कार्य, कार्य में कभी समय नहीं आता। जब भी समय आएगा तो वहां कार्य नहीं होगा। आंख बंद कर लेना कार्य के प्रति। जब भी समय आएगा ऊर्जा के साथ तो हमेशा शक्ति होगी। आप देखो ना, कार्य के किसी भी फॉर्मूले में, ऊर्जा के किसी भी फॉर्मूले में समय नहीं है, लेकिन शक्ति के हर फॉर्मूले, मतलब आप ये याद रखो, परिभाषा में, शक्ति की परिभाषा में समय होता है। कार्य का समय से कोई मतलब नहीं है। शक्ति का है समय से मतलब, कार्य का समय से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर से वही सवाल है। असल में ना, ये जो सवाल है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसको घुमा घुमा के इतनी बार पूछा गया है। तो जब लास्ट टाइम पेपर बना था ना, पूरा बेस एनसीईआरटी को बनाया था, जिस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो ये बार बार सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, 10th क्लास में तो हर बार आता है ये सवाल। फिर से वही, भाई मुझे क्या दिक्कत है इस सवाल को करने में? मैं तो 3 फॉर्मूले लिख लूंगा, ये लो, I²R। तो बताओ कौन सा ठीक है, कौन सा संबंध सही है, यही पूछा है ना। तो सही कौन सा है ये भी देख लेना, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। हाँ हाँ, एक काम करना, इसमें ना I²R और V²/R
इसको स्क्वायर कर लेना, तब गलत होगा, नहीं तो अभी तो ये सही है ना, टाइपिंग मिस्टेक है छोटी सी, सही कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति कितनी होगी। देखो ये कहता है कि प्रतिरोध जो है वो है 18 ओम, विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज, वोल्टेज जो है वो कैसा है, जीरो। इसकी शक्ति पूछी है आपसे, इसकी पावर पूछी है, तो जरा बताना कि क्या इसका उत्तर हो जाएगा। भाई पी वी और आर में मेरे पास एक फॉर्मूला है कि पावर बराबर वी का स्क्वायर बटे आर, यानी कि पावर बराबर वी के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 18, सॉरी वी का मतलब है, एक सेकंड रुको, आर दे रखा है, वी दे रखा है और मेरे से पी पूछा है, ठीक है। वी की वैल्यू है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर बटे 18। अब मुझे बताओ ना, जीरो की जीरो में गुणा बटे 18, जीरो की जीरो में गुणा जीरो, और जीरो में किसी भी चीज़ का डिवाइड है तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, तो उत्तर हो जाएगा 0 वॉट। अगर कोई वोल्टेज ही नहीं मिल रहा उसको, अगर कोई वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है तो फिर किस बात की पावर है। बताइए, क्लियर है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। आप ये सोचो ना, जब तुम किसी बल्ब को पावर ही नहीं दे, मतलब तुम उसको वोल्टेज ही नहीं दे रहे हो, तो जलेगा ही नहीं। अच्छा जलेगा नहीं तो किस बात की शक्ति है उसकी। कोई भाई आप, आपको कोई खाना ना दे तो क्या आपके अंदर कोई पावर रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, सिंपल सी बात है। चलो ये बात मुझे समझ में आ जाती है। अगला सवाल देखिए, 8 सितंबर 2022 में आया हुआ सवाल है, जीरो गुणा जीरो इन्फाइनाइट हो सकता है। पहले तुम अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो दिक्कत क्या होती है ना, हमें जब छोटी छोटी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती है ना, तो अगली चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं। जैसे आपने, मैंने देखा आपके अंदर कि आपको वो प्लस और माइनस वाली गुणाएं नहीं आती थी, आपको डिवाइड अच्छे से नहीं आते हैं, पॉइंट के डिवाइड, पॉइंट की मल्टीप्लाई। तो मुझे अपनी चीज़ें समझाने, मतलब जो फिजिक्स की चीज़ें समझानी है ना, उनके लिए मैथ्स का बेस बनाना पड़ता है। तो फिजिक्स की चीज़ें मुश्किल नहीं है आपके लिए, आपके लिए दिक्कत होती है कि मैथ्स नहीं आता है। देखो जीरो गुणा जीरो इन्फाइनाइट नहीं होता है। इन्फाइनाइट कौन हो सकता है, सुनो, वह एक में अगर जीरो का भाग करोगे तो इन्फाइनाइट होगा। अगर जीरो में किसी भी संख्या का भाग करोगे, मैं एक ले लेता हूँ, आप कोई भी संख्या ले लेना, तो उत्तर हमेशा जीरो होगा। जीरो में जीरो की गुणा करोगे भाई, इन्फाइनाइट नहीं होता, जीरो होता है। वन में जीरो की गुणा करोगे तब भी उत्तर जीरो ही आएगा। तो इनफाइनाइट होता है आपका ये 1/0। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 सितंबर 2022 में आया हुआ सवाल, और क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो एक समान बल्ब, अब इसका मतलब क्या है कि दो बल्ब हैं एक समान, सब कुछ उनका एक जैसा है, दिखने में एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, देखो सुनो, समांतर क्रम में संयोजित हैं। यानी कि दो बल्ब हैं और कैसे हैं, एक जैसे बल्ब हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं। ये लो, डेफिनेटली एक बैटरी लगी होगी। दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं, 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है, सुनो इसने क्या बोला है, परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ का मतलब ये कहता है कि पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का मतलब बैटरी से कितनी निकल रही है, यहां से निकलने वाली धारा 0.2 एम्पियर है, तो बैटरी के द्वारा क्षय शक्ति कितनी है। अब बताओ, आपसे पूछी है पावर, तो वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, आराम से निकाल देंगे। पावर बराबर वोल्टेज गुणा करंट, वोल्टेज कितना है 4 और करंट है 0.2, 4 में 2 की गुणा करोगे 0.8, पावर का मात्रक वॉट, उत्तर हो गया 0.8 वॉट। तो सब आसान सवाल है, अगर आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया तो। देखो है तो वही चीज़, बट थोड़ा घुमा के पूछ लिया, यही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सवालों को कितने तरीके से वो कितना अधिकतम घुमा सकता है, बस वो प्रैक्टिस करनी है हमें। क्लियर है सभी को, एक बार थम्स अप करेंगे। अब देखो एक सवाल आपको दे रहा हूं होमवर्क में, ये वही है, पावर बराबर वी गुणा आई, ये वही सवाल है। तो इसको, सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं, होमवर्क में, इसको दूंगा मैं तुम्हें होमवर्क में।
HW, या चलो इसका उत्तर आप बता दो, यहीं सॉल्व कर लो। HW क्या? सर आपके अनक की कसम पढ़कर मज़ा आ गया। भाई तुम अभी नहीं लाया हूँ, और कल को तुम्हें अगर मज़ा नहीं आया ना तो ऐनक और ख़राब हो जाएगी मेरी। बताओ इसका उत्तर। तो आप कहोगे कि भैया सिंपल सी बात है यार, पावर पूछी है। देखो पेपर में सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊं, पेपर में लिखना लिखना नहीं होता, ये तो हमने प्रैक्टिस के लिए किया था। पेपर में सॉल्व करने का तरीका, मैंने सीधा देखा विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है, विद्युत उपकरण की शक्ति कितनी है। पावर पूछी है, वोल्टेज करंट देकर मैं सीधा लगाऊंगा वी गुणा आई, और मैं लिखूंगा भी नहीं पेपर में, मैं दिमाग में वी गुणा आई लिखूंगा। वी की वैल्यू 220, ठीक, और आई की वैल्यू 5, 500, 5 दूनी 10 की जीरो, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1100 उत्तर हो गया। भैया 1100 तो कहीं है ही नहीं। अरे भाई ये वॉट में है, उत्तर में देखो किलो दे रखे हैं, किलो। तो किलो वॉट में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 1000 का भाग लगा देते हो। अगर तुम्हें इसे 1000 का भाग लगा दोगे तो ये किलो वॉट में हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये हो जाएगा 11/10 किलो वॉट। 10 का भाग करोगे तो 1.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1.1 किलो वॉट। अब इसमें वो आपसे ये नहीं चेक करना चाहता था, वो आपसे ये चेक करना चाहता था कि आपको किलो में बदलना आता है या नहीं आता है। बस, तो किलो में बदलने के लिए 1000 का भाग कर दोगे, और 1000 का भाग करने के बाद टक्क से इस तरह से सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है भैया जी। चलो अगला सवाल देखिए। 16 सितंबर 2022, एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5, ये क्या लिखा हुआ है, लपसणा, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच 5 लैंप्स आर कनेक्टेड, ये लैंप है, ठीक है, लैंप है और ये श्रेणी है। 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि शक्ति वोल्टेज धारा प्रतिरोध को क्रम से PVI R द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। एक ही सवाल को 100 बार उसने घुमा के पूछ लिया होगा, कितने कितने तरीके से पूछ लिया है। भाई मेरे को तो फिर वही पता है, लो, पावर बराबर VI V² बटे R, और IR का स्क्वायर, हो गया काम। तो कौन सा सही हो जाएगा, IR², ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। एक ही सवाल तो है, देखो कितने तरीके से घुमा के पूछ लिया। तुम कर लो, अब जैसे तुम्हें 1000 का डिवाइड करना आता हो, अब तो भाग आ जाने चाहिए। तुम 1100 में 100 का डिवाइड कर, 1000 का डिवाइड कर लो, अब तुम देख लो कैसे करोगे। ठीक है, तुम अपना तरीका लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें आता हो, जैसे आता हो। गुणा भाग मैंने भी आपको सिखा दिया, भाग भाग तो आपको आने चाहिए यार। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दूसरी तीसरी क्लास की बात है भाग करना। चलो क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। तो ये बल्ब कितनी पावर का है। तो पावर बराबर हो जाएगा आपका V गुणा आई। V की वैल्यू है 220, और 220 और I की वैल्यू है 0.5। देखो सबसे स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का है, तो 220 में 0.5 की गुणा, यानी कि आधा। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। तो 220 का सीधा आधा कर देना, वो हो जाएगा 110 वॉट। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हैं, आप प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप ये कर लो कि पावर बराबर, अच्छा सुनो, अगर और मजे की बात देखूं मैं, और दूसरा स्मार्ट तरीका, आप ऑप्शन पे नजर मारो। ऑप्शन तो सारे ही 110 हैं, वो बस आपसे ये चेक करना चाहता है कि आपको पावर की यूनिट पता है या नहीं पता है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, W। तो हो गया उत्तर, वो आपसे कैलकुलेशन ही नहीं करवा रहा है। पिछले क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ठीक है, आप खुद कंफ्यूज हैं, प्लीज भाई एक साथ ही कह रहे हैं जी पिछला क्वेश्चन गलत हो गया, आप खुद एक बार देख लीजिए अपने आप को, एक बार अपने सवालों को देखिए। मेरा सवाल बिल्कुल ओके है, 100% कॉन्फिडेंट के साथ गलत सही है। गलत के क्या गलत है बताओ। अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा, ये मैं फॉर्मूला ही गड़बड़ कर रहा हूँ, I²R, तो I²R, सॉरी। अब ठीक है ना। चलो ये बताओ, यहाँ हमसे वो कैलकुलेशन ही नहीं करवाना चाह रहा था, वो तो बस ये देखना चाह रहा था कि हमसे यूनिट आती है या नहीं आती है। जरा बताइए कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बातें समझ में आती हैं।
एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो कि जी यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और देखो ये हो गया आपका बिल्कुल लास्ट सवाल। अगर आपके कुछ डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँ। एनर्जी, पावर, वर्क यानी कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सब का आखिरी सवाल हो चुका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? तो आगे अभी हमें दो टॉपिक इसमें और बचे हुए हैं, आपने जरूर उन्हें देखा होगा। एक तो टॉपिक है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम किलोवाट आवर बोलते हैं। तो उसके बारे में अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि हर एक चीज़ वैसे तो देखो छोटी छोटी सी है। जैसे किलोवाट आवर आप क्या जानते हैं कि भाई विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, और 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। लेकिन ये कब के लिए ठीक है? जब हम कांस्टेबल स्तर की तैयारी करें, जहाँ पर साइंस गहरी नहीं पूछी जाती है। जैसे एग्जाम्स, जैसे रेलवे के एग्जाम्स हैं, ग्रुप डी का एग्जाम है, जिनमें साइंस गहरी पूछी जा रही है, तो उनमें हमें इसके बारे में सारी डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे हमने एनर्जी के क्वेश्चन किए हैं, पावर के क्वेश्चन किए हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं वादा कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, इतने क्वेश्चन अगर आपसे हो गए, तो फिर कोई कैसा भी नया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। क्योंकि रेलवे के इतने सारे शिफ्ट हुई हैं, इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने दिए, कुछ भी बचा ही नहीं पूछने के लिए। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमने कवर कर ली है। अब ऐसे ही कल हम शुरू करेंगे किलोवाट आवर। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2-3 मिनट बची हुई हैं बस। किलोवाट आवर को हम शुरू कर रहे होंगे कल, ठीक है? अब देखो कुछ चीज़ें हैं, मैं उनको बीच में इसलिए नहीं बोलता हूँ ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीरियस पढ़ने आते हैं। एक तो आपका डाउट रहता है कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। भैया जी उसके लिए मैं कहता हूँ कि माफ़ी चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़कर, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ अगर खड़े हो जाइए, 5,000 बच्चा है, हर मान लो 2,500 भी कमेंट कर रहे हैं, और एक कमेंट पढ़ने में अगर मुझे 1 सेकंड भी लगता है, तो 2,500 कमेंट सिर्फ एक बार पढ़ने में कितना समय लगेगा, ये बताओ मुझे। अगर एक अगर 2,500 टोटल कमेंट हैं, एक कमेंट 1 सेकंड में, तो 2,500 सेकंड लग गए। इसको मिनट में बदलोगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएंगी, लगभग 40 मिनट। तो 40 मिनट तो फिर एक बार के कमेंट पढ़ने में निकल जाएगा। और हर बच्चा अगर 2 कमेंट भी कर रहा है तो 80 मिनट, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट तो उसी में लग जाएंगे। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, मैं देखता हूँ आपके डाउट नहीं होते हैं। वो जो कमेंट आप बोलते हो वो डाउट तो होते ही नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो और इतना अंदर डीप एक्सप्लेनेशन लेकर चल रहा हूँ कि आप जिस भी मूड से पढ़ने के लिए बैठे हैं, आप समझने के मूड से पढ़ने के लिए बैठे हैं, वो भी आपको मिल रहा होगा। डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठे हैं, वो भी आपको मिल रहा होगा। आपको कुछ नहीं आता, मैं गुणा भाग कर करके सिखाता हूँ, दिखाता हूँ, तब भी आपको डाउट तो कोई बन ही नहीं सकता। डाउट असल में आपके होते भी नहीं है। आपके बस क्वेश्चन होते हैं कि मेरे फॉर्म में वो मिस्टेक हो गई है, मेरी यहाँ एज इतनी है, मैं उसकी भर्ती कर लूँ, इस एग्ज़ाम से उसकी तैयारी हो जाएगी। तो असल में देखो, आपकी फॉर्म में गलतियाँ, आपकी एज कितनी चाहिए, इन सब के लिए अंकित भाटी सर मेन चैनल पे, मैं डिफेंस चैनल पे अलग अलग हम वीडियोस बनाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए। आप वहाँ से देख लिया करो। क्लास में कोई भी अध्यापक इन चीज़ों के जवाब दे ही नहीं पाएंगे। क्लास में केवल जवाब होते हैं, क्लास होती है केवल कि जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है उससे रिलेटेड बातों के लिए। दूसरा, कई बार आपके जवाब क्वेश्चन जो होते हैं सिलेबस से परे हटकर होते हैं, उत्सुकता में आते हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें पूछना गलत है। जैसे बच्चे कहते हैं जी इसकी जगह ये हो तो क्या होगा, उसकी जगह वो हो तो क्या होगा, ऐसा ही क्यों होता है। तो इन भी प्रश्नों के जवाब क्लास में शामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर इसकी जगह ये होगा, हो सकता है कि वो होता ही ना हो जो आप पूछ पा रहे हैं। तो फिर ना तो वो होता है और मैं उसका जवाब दूं, टाइम ही वेस्ट होगा, मेरा भी, तुम्हारा भी, सब बच्चों का भी। दूसरा, कई बार आप पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, तो क्यों के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हम ग्रुप डी स्तर की साइंस पढ़ रहे हैं। 11वीं 12वीं के सिलेबस को हमें, आपको फिर लिमिट भी ये होती है कि क्लास जल्दी खत्म करो, क्लास जल्दी खत्म करो। ये 2 साल का सिलेबस है। फिर आप एक बार 11th और 12th में दोबारा से एडमिशन लीजिए, अच्छे से तरीके से सारी डेरिवेशन आपको सीखने को मिलेंगी, बढ़िया तरीके से वहाँ पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे आप क्यों का जवाब अच्छे से जान सकते हैं। नहीं तो और गहराई में जाना है, फिर इंजीनियरिंग में आपको जानने को मिलेगा। कुल मिलाकर इतने से समय में वो नहीं हो पाता है, ठीक है? तो माफ़ी चाहूँगा आपके कुछ जो नाराज़गी मुझसे रहती हैं, और कभी शायद मैंने कमेंट सेक्शन में ये नाराज़गी तो नहीं देखी कि समझ में नहीं आया या
ठीक नहीं चल रहा है, नाराज़गी केवल ये रहती है कि आप कमेंट नहीं पढ़ते हो या ऐसा क्यों होता है, तो उनके लिए फिर से भैया मैं एक बार कहूँगा कि वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।